अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट है हमारा टैक्सेशन मैनेजमेंट और आज के लेक्चर में टॉपिक है हमारा बेनिफिट्स एंड प्रोविडेंट फंड, वैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट्स एंड प्रोविडेंट फंड। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ सैलरी परक्विजिट्स, सैलरी अलाउंसेस और बेनिफिट्स पे बात की, तो उसी लेक्चर को आज कंटिन्यू करते हैं और पार्ट सेकंड होगा आज हमारा प्रीवियस लेक्चर का। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि आप अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा कोई बेनिफिट प्रोवाइड करे, या तो ये कैश बेनिफिट्स हो सकते हैं या ये नॉन कैश बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो अगर बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएँ तो उनकी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी, यानी जब आप टैक्स रिटर्न सबमिट करेंगे या टैक्स रिटर्न बनाएंगे तो उसमें बेनिफिट्स को कैसे वैल्यूएट किया जाएगा, और इसी तरह प्रोविडेंट फंड की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी, ये भी आज के लेक्चर में हम क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मेडिकल चार्जेस। अगर किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर की तरफ से यानी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मेडिकल चार्जेस दिए जाएं या हॉस्पिटल चार्जेस दिए जाएं या मेडिकल अलाउंस दिया जाए तो इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि रिसीव्स फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट और हॉस्पिटलाइजेशन आर बोथ बाय द एम्प्लॉयर और रिसीव्स रीइंबर्समेंट of the medical expenses under the term of employment, whole such benefit will be exempted from tax. It is necessary, however, that the national tax number of hospital or clinic is provided. ये ज़रूरी है कि क्लिनिक का नेशनल टैक्स नंबर हो, तो कोई भी अमाउंट, कोई भी रीइंबर्समेंट, कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन एम्प्लॉई अगर अचीव करता है या एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर की तरफ से दी जाती है तो ये फुली एग्जेम्प्टेड होगी, इस पर कोई टैक्स नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, इन केस वेयर द अबव मेंशन फैसिलिटी आर नॉट प्रोवाइडेड, अगर एक एम्प्लॉई को मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी भी नहीं दी जाती, हॉस्पिटलाइजेशन भी नहीं दी जाती और अलाउंस भी नहीं दिया जाता, जिसके लिए क्या होगा, आर नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, any medical allowance given by the employer will be exempted up to 10% of basic salary of employee। तो अगर ऐसा हो कि एम्प्लॉय को फैसिलिटीज़ ना दी जाएं तो फिर जो अलाउंस दिया जाएगा, जो इन कैश अलाउंस दिया जाएगा मंथली, तो उस आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जेम्प्टेड होगा, बाकी पे ये परसेंट टैक्स देगा। तो सोल्यूशन देख लें। मिस्टर अमजद एनुअल सैलरी इज़ 540,000। His employer also provide him medical allowance 5,000 per month. Actual medical expenses of Mr. Amjad during the tax year 2018 were 42,000 to 18। Calculate the total income of Mr. Amjad। अब देखें बेसिक सैलरी हो गई 540,000 फॉर अ ईयर, मेडिकल अलाउंस 5,000 महीने का ले रहा है, साल का हो जाएगा 60,000। एग्जेम्प्टेड 10% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी का 10% फाइंड करें तो ये हो जाता है 54,000। अब देखें 54,000 तक इसे एग्जेम्प्टेड है, 6,000 पे टैक्स आ जाएगा, तो 540,000 बेसिक सैलरी प्लस 6,000 मेडिकल अलाउंस और 546,000 टोटल इनकम बन गई। सेकंड पॉइंट देख लें, एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर दिया जाए वर्कर को एम्प्लॉयर की तरफ से, तो इसमें क्या कंडीशन होगी, actual entertainment expenditure incurred by employee for the entertainment on behalf of organization is fully reimbursed and not taxable. If any employee is provided free tea, coffee, etc. at office premises during the course of his work, nothing will be added in the total income. Free or subsidized food provided to employee of hotel or restaurant during duty hours. In all the remaining cases, the entire amount of entertainment allowance received by employee will be added in his total income for the tax purpose. फर्स्ट थ्री कंडीशंस पे कोई टैक्स नहीं होगा। अगर किसी एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया जाता है, कोई टैक्स नहीं होगा। अगर कोई एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर टी है, कॉफ़ी है, रिफ़्रेशमेंट हो गया या ऑफिस प्रीमिसेस में कोई भी सब्सिडाइज्ड फूड उसे दिया जाता है, डिनर है, लंच है, या फॉर एग्जांपल लंच ब्रेक है, टी ब्रेक है, रिफ़्रेशमेंट ब्रेक, कोई भी ऐसी फैसिलिटी दी जाए ड्यूटी आवर्स में, तो ये फुली एग्जेम्प्टेड होगी, इस पर कोई टैक्स एम्प्लॉई नहीं देगा इस बेनिफिट पे, जितने का भी बेनिफिट उसे मिले। लेकिन अगर ये तीन फैसिलिटी के अलावा कोई भी अलाउंस दिया जाएगा सैलरी में, कैश अलाउंस दिया जाएगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया जाएगा, तो ये टैक्सेबल होगा।
नेक्स्ट कंडीशन, लोन टू एम्प्लॉय। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को लोन देता है तो इसकी क्या कंडीशन होगी? वेयर अ लोन इज मेड बाय एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय and either no profit on loan is payable by the employee or the rate of profit on loan is less than 10%। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को लोन देता है और इस पे प्रॉफिट पेएबल ना हो, प्रॉफिट की कंडीशन ना हो, the amount chargeable to tax to the employee under the head salary for a tax year shall include an amount equal to। अब कंडीशन देख लें। The first one is the profit on loan computed at the rate of 10% where no profit on loan is payable by employee। अब एक पर्सन, एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से, ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेता है, तो जितना लोन लेगा उस लोन का 10% एनुअल इनकम में शो करेगा हर साल। यानी 5 ईयर के लिए लोन लिया तो फर्स्ट ईयर के लिए लोन, सेकंड ईयर की लोन का प्रॉफिट शो किया जाएगा, थर्ड ईयर लोन का प्रॉफिट शो किया जाएगा, फोर्थ ईयर लोन का प्रॉफिट शो किया जाएगा। प्रॉफिट हो चाहे ना हो, आप लोन का 10% अपनी इनकम में शो करेंगे, बेनिफिट शो करेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट शो करेगा। द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लोन पेड बाय द एम्प्लॉय इन द टैक्स ईयर एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लोन कंप्यूटेड एट द रेट ऑफ 10%। अब यहाँ देखा जाएगा, अगर ऐसा हो कि कोई भी वर्कर, कोई भी एम्प्लॉय लोन लेता है अपने एम्प्लॉयर से और उस पर वो प्रॉफिट अर्न करता है। एक तो ये कंडीशन है कि उसे लोन को इन्वेस्ट कर देते हैं और उस पर प्रॉफिट अर्न करता है, तो वो वैल्यू देखी जाएगी। और साथ फिर 10% आप कैलकुलेट कर देंगे लोन की वैल्यू का। इन दोनों में आप डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस कितना आ रहा है। अब डिफरेंस की बेसिस पर आप जाएंगे, जो अमाउंट यहाँ यानी अर्न किया गया उसको देख लिया जाएगा। जैसे यहाँ कहा गया, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लोन पेड बाय एम्प्लॉय इन द टैक्स ईयर एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लोन कंप्यूटेड एट द रेट ऑफ 10%। इन दोनों में आप क्या करेंगे, देख लेंगे कि अर्न कितना किया, प्रॉफिट अर्न कितना कर रहा है और 10% लोन का कितना बन रहा है। जो लोअर होगा वो अमाउंट यहाँ शो किया जाएगा। द लोन गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय विल नॉट बी टैक्सेबल इफ द अमाउंट इज अप टू 10 लाख। अगर एक एम्प्लॉय 10 लाख तक लोन लेता है तो उस पर वो प्रॉफिट शो नहीं करेगा, ये फुली एग्जम्प्टेड है, इस पर कोई टैक्स नहीं होगा। इफ़ द लोन एक्सीड्स 10 लाख द अबव रूल विल बी एप्लीकेबल। अब ये दो रूल फिर अप्लाई हो जाएंगे। याद रहे आपको कि अगर 10 लाख तक कोई भी एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन से या अपने एम्प्लॉयर से लोन लेता है तो इस पर कोई टैक्स नहीं होगा। लेकिन अगर 10 लाख से ज़्यादा लिया जाए तो जितना अमाउंट, यानी सपोज अगर 12 लाख लोन लेता है एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से, तो 12 लाख का आप 10% फाइंड कर लेंगे। 12 लाख का 10% आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब 10% हो जाएगा 120,000। 120,000 बेनिफिट हुआ एम्प्लॉय के लिए, ये अपनी इनकम में शो करेगा। अब है अगर स्पेशल अलाउंस, कोई भी स्पेशल अलाउंस किसी भी एम्प्लॉय को दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से, इस पे कोई टैक्स नहीं होगा, फुली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड्स आर मेंटेन्ड बाय मेनी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर एम्प्लॉयज। For proper understanding the treatment of provident fund facility, it is necessary to know different type of provident fund। हर वर्कर, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट एम्प्लॉय जो रिकग्नाइज्ड हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने एम्प्लॉय के लिए एक जीपी फंड यानी गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड या प्राइवेट प्रोविडेंट फंड का एक अकाउंट ओपन कर देती है ऑर्गेनाइजेशन। अब एम्प्लॉय से हर मंथ कोई ना कोई रेशो ली जाती है, कोई ना कोई परसेंटेज ली जाती है उसकी सैलरी से, बेसिक सैलरी से, टोटल सैलरी से। यानी एम्प्लॉय अपनी सैलरी से सपोज 2,000 रुपये मंथली देता है, तो साल के इसने दिए 24,000 रुपये। अब इसका एम्प्लॉयर जो होगा वो भी हर मंथ साथ कंट्रीब्यूशन करता रहेगा। 24,000 एम्प्लॉय ने दिए तो फॉर एग्जांपल 24,000 एम्प्लॉयर यानी ऑर्गेनाइजेशन देती है। ये दोनों अमाउंट जो होंगे इनको कहीं ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर देगी। इन्वेस्टमेंट के बाद जो इस पे बेनिफिट मिलेगा, उस बेनिफिट को एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर आपस में डिवाइड कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। डिविडेंड एम्प्लॉय को भी मिलेगा और एम्प्लॉयर को भी मिलेगा। ये है प्रोविडेंट फंड, जिसे आप जीपी फंड कहते हो। अब गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय जो है वो
प्रोबेशन पीरियड उसका जब कंप्लीट हो जाए तो वो विड्रा करवा सकता है, जितना भी बैलेंस उसका होगा वो विड्रा करवा सकता है, 80% विड्रा करवा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं करवा सकता। और जब रिटायर होगा, रिटायरमेंट के टाइम उसका जितना भी बैलेंस रिमेनिंग होगा वो सारा बैलेंस उसको अमाउंट मिल जाएगा, जिसे कहा जाता है अकामुलेटेड प्रोविडेंट फंड। टाइप्स कितने हैं प्रोविडेंट फंड के? 3 टाइप है। एक है गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, इसका एक्ट है 1925, और गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की सैलरी से हर मंथ डिडक्शन होती रहती है और वो बैलेंस ऐड होता रहता है, डिपॉजिट होता रहता है, और साथ उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज होता है। इस तरह एक एम्प्लॉय जब रिटायर होता है या उसकी डेथ की कंडीशन है या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम या सिचुएशन, तो उसमें उसको वो बैलेंस, वो अमाउंट विड्रॉ करवा सकता है, मिल जाता है। इसी तरह सेकंड पॉइंट है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। अगर कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एफबीआर या टैक्स अथॉरिटी को कोई भी एप्लीकेशन दे, रिक्वेस्ट करे कि हम अपने वर्कर्स के लिए, अपने एम्प्लॉइज़ के लिए प्रोविडेंट फंड फैसिलिटी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमें रिकॉग्नाइज़ किया जाए। अब एफबीआर इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज़ करेगा, मींस एनटीएन नंबर इशू करेगा और रिकॉग्नाइज़ कर देगा। यहाँ परमिशन ग्रांट की जाएगी, परमिशन दे दी जाएगी। परमिशन के बाद वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन कर लेगा और अपने एम्प्लॉइज़ की सैलरी से हर मंथ डिडक्शन करता रहेगा। अब डिडक्शन के साथ एम्प्लॉई भी होगी, एम्प्लॉयर की भी कंट्रीब्यूशन होगी, दोनों अमाउंट ऐड होंगे, कहीं इन्वेस्ट हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट के बाद जो बेनिफिट मिलेगा वो बेनिफिट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसी तरह थर्ड पॉइंट है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होता है? इट इज़ अ प्रोविडेंट फंड मेंटेन्ड बाय अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज़ नॉट बीन ग्रांटेड रिकॉग्निशन बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। कोई भी ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसको एफबीआर की तरफ से, टैक्स अथॉरिटीज़ की तरफ से रिकॉग्निशन यानी परमिशन ना मिले प्रोविडेंट फंड स्कीम या प्रोविडेंट फंड अकाउंट या फैसिलिटी स्टार्ट करने की, तो इसे आप कहेंगे अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये हो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, रिकॉग्नाइज भी प्राइवेट के लिए है, और गवर्नमेंट फंड भी, प्रोविडेंट फंड जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। द कंडीशंस प्रेस्क्राइब्ड इन द लॉ रिगार्डिंग द प्रोविडेंट फंड आर नॉट फुलफिल्ड। और पहला तो ये है कि जो एफबीआर की कंडीशंस होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, गवर्नमेंट की जो रेगुलेशन है उनको अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल ना कर रही हो, उनकी इम्प्लीमेंटेशन ना हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो एफबीआर आपको अलाउ नहीं करता कि आप प्रोविडेंट फंड स्कीम वर्कर के लिए स्टार्ट नहीं कर सकते। सेकंड, नो एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन हैज़ बीन मेड बाय ऑर्गेनाइजेशन। या ये भी हो सकता है कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, बिजनेस है, कोई भी सेक्टर, वो रिकग्निशन की एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट ही ना करे एफबीआर को, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड इनका होगा, रिकग्नाइज नहीं होगा। थर्ड हो सकता है द एप्लीकेशन इज टर्न डाउन ऑन सम टेक्निकल ग्राउंड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। एफबीआर अगर किसी भी टेक्निकल फ्लॉज की वजह से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की या कंपनी की एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट को वापस कर दे, रिजेक्ट कर दे, तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड की। अब प्रोविडेंट फंड की ट्रीटमेंट ज़रा देख लें, एक टेबल है, बुक में भी अवेलेबल है, आप पढ़ देख सकते हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आइटम्स में है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, रिसीट ऑफ एकमुलेटेड बैलेंस। अगर गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड हो, एम्प्लॉयर जितनी भी कंट्रीब्यूशन करेगा इसे इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम, एम्प्लॉय जितनी भी कंट्रीब्यूशन करेगा टैक्सेबल इनकम इंक्लूड करेंगे। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन यानी एम्प्लॉय जितना भी ऐड करता रहेगा इस स्कीम में, फंड में, वो भी टैक्सेबल है। अनरिकग्नाइज्ड भी जितना भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता रहे और अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, पर्सनल प्रोविडेंट फंड में, ये भी टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉयर्स पे आ जाएं। अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के साथ कंट्रीब्यूशन करता है, दोनों का पैसा इन्वेस्ट होता है, फिर इन्वेस्टमेंट पे फिर डिविडेंड या प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है, तो ये होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, गवर्नमेंट यानी कंट्रीब्यूट करती है, और एम्प्लॉय भी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, तो गवर्नमेंट जितना कंट्रीब्यूट करेगी ये टैक्सेबल इनकम इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एम्प्लॉयर जो है वो अपने अकाउंट में उसका डिपॉजिट हो जाता है और एम्प्लॉय अपना बेनिफिट ले चुका होता है।
रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की कंडीशन कुछ यूं है कि नॉट इंक्लूडेड लेसर ऑफ 10% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। आप ये काम करेंगे कि बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस को ऐड कर लेंगे, इसका 10% आप फाइंड करेंगे। इसमें क्या होगा, 10% जब आप फाइंड कर लेंगे, नॉट इंक्लूडेड लेस देन 10% ऑफ, यानी बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस यानी फ्रेंडशिप अलाउंस है या इन महंगाई अलाउंस है, ये दो ऐड कर दिए जाएंगे। जब आप सैलरी और डियरनेस अलाउंस ऐड करेंगे, एनुअल सैलरी और डियरनेस अलाउंस ऐड करेंगे, प्लस कर लेंगे, इसका 10% फाइंड करेंगे। ये 10% देखेंगे कि कितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया। अगर एम्प्लॉयर एक साल में 1 लाख आपके साथ कंट्रीब्यूट करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो आप देखेंगे कि हमारा डेयरनेस, एम्प्लॉय की डेयरनेस और सैलरी अलाउंस का 10% कितना बनता है। अगर ये 10 लाख से कम है तो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, या 10 लाख है तो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। 10 लाख से ज़्यादा जितना अमाउंट होगा वो इंक्लूड किया जाएगा। दूसरी कंडीशन, और 150,000 इन केस इट एक्सीड्स द एक्सेस अमाउंट विल बी इंक्लूडेड। इसमें जो एक्सेस अमाउंट होगा वो इंक्लूड किया जाएगा। इसी तरह अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर जितनी भी कंट्रीब्यूशन करेगा ये टैक्सेबल नहीं होगी। अब आ जाए इंटरेस्ट। हर साल प्रोविडेंट फंड जितना भी बैलेंस होता है उस पर गवर्नमेंट इंटरेस्ट दे देती है, एम्प्लॉय के अकाउंट में इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, क्योंकि ये पीएलएस अकाउंट होते हैं, इंटरेस्ट आ जाता है। तो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में जितना भी इंटरेस्ट आएगा वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसको आप अपना बेनिफिट तो मिला आपको लेकिन शो नहीं करेंगे, एग्जेम्प्टेड है, इस पर टैक्स नहीं होगा। रिकॉग्नाइज की कंडीशन है कि नॉट इंक्लूडेड इफ द रेट इज 16%। अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन 16% इंटरेस्ट रेट दे तो इसको इंक्लूड ना करें, ये माफ़ है। इफ़ द अमाउंट इज़ लेस देन 1/3 ऑफ द सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस का 1/3 से अगर लेस हो जो भी आपको इंटरेस्ट मिले, यानी एक प्राइवेट एम्प्लॉई को एक साल में 10,000 का इंटरेस्ट उसके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में ऐड करती है गवर्नमेंट, डिपॉजिट या क्रेडिट कर देती है, तो आप इसका 1/3 उसकी बेसिक सैलरी और डेटनेस अलाउंस का फाइंड करेंगे। अगर ये 10,000 है तो माफ़ है, 10,000 से ज़्यादा जितना अमाउंट होगा वो टैक्सेबल होगा, शो किया जाएगा। इसी तरह लास्ट है इंटरेस्ट क्रेडिटेड अनरिकॉग्नाइज्ड में नॉट इंक्लूडेड, ये फुली एग्जेम्प्टेड होगा, टैक्स नहीं होगा। अब है रिसीट ऑफ एकमोलेटेड बैलेंस। जब कोई पर्सन रिटायर होता है या किसी भी टाइम अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब टाइम में, सर्विस टाइम में, वो अगर अपना एकमोलेटेड बैलेंस जितना भी उसका अकाउंट बैलेंस है जीपी फंड का, वो अगर या प्रोविडेंट फंड या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या अनरिकॉग्नाइज का अगर विड्रॉ करवाना चाहे, तो ये विड्रॉ करवाने के टाइम क्या इसे गोशवारा में टैक्सेबल इनकम में शो करना चाहिए। इसकी कंडीशन कुछ यूँ है कि गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड नॉट इंक्लूडेड, रिकॉग्नाइज नॉट इंक्लूडेड, और प्राइवेट अनरिकॉग्नाइज में क्या है कि इंक्लूडेड टू द एक्सटेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। जितना भी आपको अमाउंट दिया जाएगा, दो पैसे तो जीपी फंड यानी गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की कंडीशन में आप जितना भी लमसम लेंगे उसको शो नहीं करेंगे, क्योंकि हर साल ऑलरेडी आप शो करते रहे हो। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में भी शो नहीं किया जाएगा, टैक्सेबल नहीं होता, ये एग्जेम्प्टेड होता है क्योंकि ऑलरेडी शो हो चुके हैं हर साल। लेकिन अनरिकॉग्नाइज में कंडीशन कुछ ये आ जाती है कि आप इंक्लूड करेंगे सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इंक्लूडेड टू द एक्सटेंट ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। एम्प्लॉयर ने जितना आपके साथ कंट्रीब्यूट किया उतना आप एम्प्लॉयर क्योंकि कम कंट्रीब्यूशन करता है, यानी एक एम्प्लॉई को अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 10 लाख रुपए जीपी फंड उसका मिला, उसे 10 लाख में वो देखेगा कि मेरे साथ मैंने तो 10 कंट्रीब्यूट किया अपनी फुल सर्विस में, लेकिन मेरे एम्प्लॉयर ने कितना किया था इस टाइम में, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने 4 लाख कंट्रीब्यूशन की थी और इंटरेस्ट इस पे 1 लाख था तो 5 लाख हो गया, तो 5 लाख तक आप अपनी इनकम में या एम्प्लॉई अपनी इनकम में शो करेगा, बाकी माफ़ होगा, एग्जेम्प्टेड होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड अमाउंट्स। इस पे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस क्लास में कर चुके हैं, ऑन कैंपस कर चुके हैं, और अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है। यहाँ जो भी न्यूमेरिक हैं, जो भी न्यूमेरिकल हमने क्लास में किए, सॉल्यूशंस की, उनको आप देख लें, बुक में अवेलेबल हैं, तो कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।